हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एक एग्ज़ाम जो साइंस मैथ्स वाले साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी जुलाई में एग्ज़ाम है। उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हम सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में भी आज बैक्टीरिया जो टॉपिक है इसको देखेंगे। ये जो बैक्टीरिया उसके बारे में एक ही वन शॉट में, मतलब एक ही वीडियो में पूरे बैक्टीरिया टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की देखो, ये जो टर्म है बैक्टीरिया, ये किसने दिया? तो एहरनबर्ग ने दिया। किसने? एहरनबर्ग ने दिया। बैक्टीरिया का जिस विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो है बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया लैटिन शब्द है। कैसा है? लैटिन शब्द जिसका अर्थ है लिटिल रॉड, मतलब छोटी एक रॉड के आकार का कोई भी एनिमल, मतलब कोई भी जीव जिसका आकार कैसा है? रॉड के जैसा और छोटा है। इस बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है यानी खोजा किसने था? तो एवी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1676 में की थी। कहाँ की थी? तो जो बरसात का पानी है उसमें इसकी खोज की। और उस टाइम इसका नाम बैक्टीरिया नहीं था, तो इन्होंने इसको एनिमल क्यूले कहा। क्या कहा? एनिमल क्यूले। ये जो बैक्टीरिया टर्म है ये दी थी एहरनबर्ग ने। किसने? एहरनबर्ग ने। और ये जीवित सेल थी, पहली जो जीवित सेल थी जिसको डिस्कवर किया वो ल्यूवेनहॉक थे, और जिसने खोजा वो ल्यूवेनहॉक थे, जिसको खोजा वो था बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? एवी ल्यूवेनहॉक ने। या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। हम जो कोशिका की खोज पढ़ते हैं वो रॉबर्ट हुक, वो मृत कोशिका थी। कौन सी थी? वो मृत। रॉबर्ट हुक जो ने खोज की वो मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया खोजा था वो किस आकार का था? तो रॉड के आकार का था। रॉड के आकार के बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेसिलस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक ने जो इस बैक्टीरिया या इस खोज के बारे में जिस बुक में बताया था वो था द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है इन्होंने किस किस की खोज की। तो यीस्ट की खोज, आरबीसी की खोज, स्पर्म की खोज, एग की खोज, पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब जैसे सिट्रस में कितने बीज होते हैं? ज़्यादा, एक से ज़्यादा बीज होते हैं, वहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी ही पाई जाती है ना। तो ये सिट्रस में होती है पॉलीएम्ब्रियोनी, उसकी खोज। वैक्यूल की खोज, यानी वैक्यूल मतलब राजधानी यानी रिक्तिका की खोज। ठीक है, रिक्तिका। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की थी। तो बैक्टीरिया के जनक यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी भी के भी जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये याद रखना है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वैक्यूल की खोज, पॉली एम्ब्रियोनी की खोज, यीस्ट की खोज, आरबीसी की खोज, स्पर्म की खोज। यीस्ट, आरबीसी, स्पर्म, एग, पॉली एम्ब्रियोनी, वैक्यूल, याद रखना ये है। अब है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है या मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है इसका जनक मानते हैं लुईस पास्चर को। तो लुईस पास्चर को क्यों मानते हैं? क्योंकि लुईस पास्चर ने एक तो पाश्चुरीकरण की खोज की थी, यानी पाश्चुरीकरण की खोज के पाश्चुरीकरण दिया था। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। कौन सा? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का मतलब है, ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है इसका मतलब है रोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी ये जो रोग होते हैं, ये जो डिजीज हैं, ये किसके कारण होती है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई सूक्ष्म जीव हैं, कोई जर्म हैं जिनके कारण हमें कोई भी रोग होता है, कोई बीमारी होती है। ये किसने बताया? तो ये पास्चर ने बताया। इसमें एक और वैज्ञानिक का नाम आता है रॉबर्ट कोच का। अगर ऑप्शन में पास्चर नहीं हो, रॉबर्ट कोच हो, तो इसका उत्तर रॉबर्ट कोच को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी का आगे एक्सपेंशन किया था वो रॉबर्ट कोच थे, है ना। एक तरह से इस थ्योरी में जर्म डिजीज रिलेशन को पढ़ते हैं। जर्म डिजीज, क्योंकि जर्म और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है, किस वजह से हमें कोई भी रोग हुआ है, कोई डिजीज हुई है, कोई बीमारी हुई है, उसका जर्म से क्या लेना
देना है। इसके बारे में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने कौन सी टेक्निक दी थी, तो माइक्रोबायल टेक्निक के फादर किसे मानते हैं, रॉबर्ट कोच को, ठीक है। लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज और रेबीज की जो वैक्सीन है उसकी खोज भी किसने की थी, लुईस पास्चर ने। रेबीज जो कि कुत्ते, भेड़िया, इनके खाने से इनके जो लार में जो वायरस होता है, रेहेब्डो वायरस, कौन सा होता है, रेहेब्डो, उससे जो बीमारी होती है उसमें जो, तो वो रेबीज होती है, या उसको हाइड्रोफोबिया और कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, हाइड्रोफोबिया यानी हाइड्रोजन जल से डर या वाटर से डर, ये बात है कुल मिलाकर, ठीक है। कोच के जो पोस्टुलेट थे, कोच ने जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है इसका एक्सपेंशन किया, तो इसमें क्या किया, डिजीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो रोग क्रिएट करते हैं, जिनके कारण बीमारी होती है, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक बीमारी का कारण बनते हैं, उन्हें बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। पैथोलॉजी जिसमें हम इन बीमारियों का अध्ययन करते हैं, तो डिजीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक पैथो, यही बात जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ने थी। लेकिन एक अगली बात की थी इन्होंने कि पैथोजन्स कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, यानी हम पैथोजन्स को लेबोरेटरी में भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी, तो कोच ने कही थी। कोच ने कोच। प्योर कल्चर्ड पैथोजन कैन कॉज डिजीज इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। और अगली बात थी कि ये जो कल्चर्ड पैथोजन है, यानी जो लेबोरेटरी में बनाए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके द्वारा भी एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ जीव में, स्वस्थ एनिमल में बीमारी हो सकती है, स्वस्थ प्लांट में बीमारी हो सकती है, स्वस्थ एनिमल में हो सकती है, स्वस्थ मनुष्य में हो सकती है, ह्यूमन हेल्थ, हेल्दी ह्यूमन में हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या है बैक्टीरिया का स्थान। तो जो आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम जिसमें 5 जगत हैं, उसमें इसको किस जगत में रखा है, तो वो है मोनेरा जगत। कौन सा है, मोनेरा जगत, ठीक है। बर्गर का जो क्लासिफिकेशन है, एक बर्गर की जो बुक है वो है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, और इसका जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें याद रखना है कि बर्गर ने इसे किस वर्ग में रखा, तो वो है प्रोसोफाइटा। कौन सा है, प्रोसोफाइटा। ओस्टवाल्डेप्पो के वर्गीकरण में इसको साइजोमाइकोटा में रखा है। नेगली ने इसको साइजोफाइटा में रखा है। साइजो का मतलब होता है बाइनरी फिजन। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, याद रखना है। एक तो ये बर्गर ध्यान रखना है, व्हिटेकर का तो आपको याद रहता ही है, थोड़ी बहुत ये भी ध्यान रखना। नेगली, साइजोफाइटा, फाइटा मतलब पादपों का समूह, तो नेगली ने पादपों पर अध्ययन किया तो फाइटा में रखेगा। ओस्टवाल्डेप्पो ने बैक्टीरिया को साइजोमाइकोटा में रखा। माइकोटा का मतलब ये एल्गी से, फंजाई से संबंधित बात है, तो इसको इसमें रख दिया था किसने, माइकोटा वर्ग में, है ना। साइजोमाइकोटा याद रखना। ये साइजोमाइसिटीज, तो ये मुश्किल है जो सेकंड ग्रेड में पूछे, ठीक है। पाश्चुरीकरण केवल हार्मफुल माइक्रो, हाँ, अब हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ख़त्म करने की जो 2 विधि पढ़ते हैं। पहली विधि है जोसेफ लिस्टर की, स्टरलाइजेशन। इस विधि का नाम इंग्लिश में याद रखना आपको, स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन दिया, इसमें क्या है, इसका मतलब कि टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अच्छे हार्मफुल, अच्छे मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, यानी बेनिफिशियल हैं, और जो हमारे लिए खतरनाक है यानी हार्मफुल है, दोनों को तरीके के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है ये विधि स्टरलाइजेशन। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, याद रखना है। स्टरलाइजेशन किसने दिया, जोसेफ लिस्टर में। इसमें टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन हो जाती है, मतलब कैसे भी जो दोनों प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे, वो दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें जो बुरे यानी हमारे लिए जो नुकसानदायक हैं, खतरनाक हैं, हार्मफुल हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है तो हमें पाश्चुरीकरण की विधि काम में लेनी पड़ती है। इस पाश्चुरीकरण को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं HT ST और LT LT। तो HT ST का मतलब है हाई टेम्परेचर हो शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कुछ सेकंड के लिए ही हम हाई टेम्परेचर कर दें, या फिर हम कम टेम्परेचर रखें तो थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए रखें, यानी 30 मिनट के लिए रखें तो 62 डिग्री रखें। कई किताबों में 62.5 डिग्री है, 62.5 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हमको ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर लेना है, तो शॉर्ट टाइम के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए अगर 71.6 डिग्री सेल्सियस हम दूध को रख देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं, तो डाइलिस्टर न्यूमोनिसिंटिस, डाइलिस्टर न्यूमोनिसिंटिस। अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, वैसे हम स्मॉलेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं वो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन बैक्टीरिया पूछे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो है डाइलिस्टर न्यूमोनिसिंटिस, है ना। लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछे तो बैगियोटा मिराबिलस, लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछे तो बैगियोटा, बी लार्जेस्ट है, बड़ा है, बड़ा बी से बिग,
तो बेगियोटा मिराबिलस। और अब एक नए बैक्टीरिया की खोज हुई थी, कुछ दिनों से हम इसको पढ़ने लगे हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाने लगा है, थायो मार्गेरिटा नेमीवियंस। थायो मार्गेरिटा नेमीवियंस, याद रखना, थायो मार्गेरिटा नेमीवियंस। ये थी बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, है ना, इंट्रोडक्शन, क्या है बैक्टीरिया, किसकी खोज किसने की थी। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिनल बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की शेप्स कौन कौन सी हैं, तो क्या नाम है उनके, किस तरह का होता है। तो जो पहली है कोकी, यानी कोकाई, इसको बोलते हैं कोकाई, है ना, या कोकस। तो कोकाई ये होता है राउंडेड शेप का, कैसा होता है, गोल, स्फेरिकल, ठीक है, ये इस टाइप का। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी इसी टाइप के होते हैं। जो भी हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमें पढ़ा, अभी कौन सा पढ़ा था, ये ऊपर अभी पढ़ा था, डायलिस्टर न्यूमोनिसिंटस, है ना, ये किस शेप का है, तो राउंडेड शेप का है। अब मोस्ट अबेंडेंट यानी ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो किस शेप के पाए जाते हैं, तो वो है बेसिलस, यानी रॉड शेप के। रॉड शेप के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया की शेप कौन सी है, बेसिलस। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं, तो राउंड शेप के होते हैं। दो प्रकार और है, स्पाइरलम और बेवरियो। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल के आकार के, या हेलिकल के आकार के, इस टाइप के होते हैं। ये ये स्पाइरल फॉर्म है ना। विब्रियो कोमा आकार के, कैसे, कोमा के आकार के, ये कोमा है, ये इसमें से एक फ्लैजिला निकाल देते हैं, यूँ ये फ्लैजिला यहाँ पे कोमा के आकार के, है ना, ठीक है। अब कोकाई भी कितने प्रकार के हों राउंडेड में, तो ये देखते हैं, माइक्रोकोकस, मोनोकोकस। माइक्रोकोकस को मोनोकोकस, यानी एक ही राउंड हो, केवल जिस बैक्टीरिया में एक ही राउंड हो वो है मोनोकोकस। यदि दो हों तो डिप्लोकोकस, यदि चार हों, जैसे चार हो गए, तो ये क्या है, डिप्लोकोकस। चार वाला टेट्राकोकस, दो वाला डिप्लो, एक वाला मोनो या माइक्रो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके स्टेप हैं कोकाई की, वो है 3 से ई है नीचे के, कौन कौन से, ये तो याद रखनी ही है, सार्सिनी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। सार्सिनी में जो हम पढ़ते हैं कैसे, तो 8 से 64 तक के क्या होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं ये, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, और वो ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं 8 से 64 तक के, ठीक है। ये इस टाइप से क्यूब बने रहते हैं, और 8 कितने क्यूब रहते हैं, मिनिमम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 64, वो होता है सार्सिनी। स्ट्रेप्टोकोकस में ये होती है गोलाकार, यानी स्फीयर्स की क्या होती है, चेन होती है, यूं 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 यूं, ये चेन के रूप में जुड़े होते हैं, वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और जो अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, कैसे, यूं यूं, इनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, उनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। जो चेन ऑफ स्फीयर्स हो वो स्ट्रेप्टोकोकस, क्यूब के फॉर्म हो सार्सिनी, चार स्फीयर हो टेट्राकोकस, दो हो तो डिप्लोकोकस, एक हो तो मोनोकोकस, और मोनोकोकस को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकस, ठीक है। कोकाई किस आकार के होते हैं, तो राउंडेड। विब्रियो किस आकार के होते हैं, तो कोमा। स्पाइरल किस आकार के होते हैं, तो स्पाइरल, है ना। बेसिलस किस आकार के होते हैं, रॉड। कोकाई किस आकार के होते हैं, राउंडेड। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मोस्ट अबेंडेंट कौन से हो, तो रॉड, कौन से, रॉड, ठीक है। अब पढ़ते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ये अभी पढ़े। स्मॉलेस्ट कौन से, डायलिस्टर न्यूमोनिसिंटस, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया बेगियोटा मिराबिलस, और थायो मार्जेटा नेम्बिवियंस। थायो मार्गरेटा या मार्जरेटा, कुछ भी अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको याद रहे उस तरह से पढ़ के ये याद कर लेना, है ना, ठीक है। दूसरी जो शेप है बेसिलाई, बेसिलाई में यानी बेसिलस टाइप का है, उसमें किस आधार पर बांटते हैं, अगर एक ही रॉड है, मोनो है। अगर उस रॉड में दो हिस्से हैं तो डिप्लो है। अगर रॉड की चेन बनी हुई है, यो 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 ये, तो ये है चेन ऑफ रॉड्स स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसका उदाहरण है बेसिलस, उदाहरण याद रह जाए तो ठीक है। वैसे तो बेसिलस एंथ्रेसिस पशुओं में होने वाला रोग है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग। उसका क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस क्या है, बैक्टीरिया है।
उसका आकार कैसा है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब चेन ऑफ रॉड्स, ऐसे, ठीक है। कैसे, ये याद रहेगा, यूं 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 रॉड। ये ऐसा नहीं है कि ये चौकोर हो या आयताकार हो, ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, यूं 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 यूं, ये, ठीक है। अगर इन रॉड को हम ये रख दें, जैसे ये मान लो रॉड है, इसको अगर यूं रख दें, यूं यूं यूं, इसके क्या हो, स्टाक्स रख दें, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे सतोलिया खेलते हैं ना, सतोली, उस हिसाब से हम पत्थर को जमाते हैं, उस हिसाब से रॉड को जमाते हैं, और जो एक आकार बनकर आए, उस आकार का अगर कोई बैक्टीरिया हो तो उस शेप को बोलते हैं पेलिकेड। क्या बोलते हैं, पेलिकेड। बेसिलाई का ये प्रकार है, मोनो, डिप्लो, और दो है, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पेलिकेड। तो पेलिकेड को बोलते हैं स्टाक ऑफ रॉड्स। क्या बोलते हैं, स्टाक ऑफ रॉड्स, स्टाक ऑफ रॉड्स। इसका उदाहरण है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से कौन सा रोग होता है, तो वो है डीपीटी। कौन सा, डिप्थीरिया, डीपीटी नहीं, डिप्थीरिया। डीपीटी का हम टीका देते हैं, उसमें डिप्थीरिया रोग होता है ना, वो है, ठीक है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और डिप्थीरिया के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, डिप्थीरिया के लिए जो टेस्ट किया जाता है। अब है तीसरी जो शेप है, स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल के आकार का ये जो आकार है, स्पाइरलम, स्पाइरल फॉर्म, हेलिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। हेलिकल भी फॉर्म ऐसी होती है, ये अल्फा हेलिक्स मॉडल आपने पढ़ा होगा प्रोटीन का, यही जहाँ पे भी हम अल्फा टाइप की ये देखते हैं हेलिकल फॉर्म, उस टाइप का स्पाइरल होता है। इसका उदाहरण है ट्रेपेनोमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा जो पैलिडम है, ये किस बीमारी का कारण बनता है, किस बीमारी का बैक्टीरिया, वो है सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, ठीक ठीक है, डिजीज, एसटीडी। इसका उदाहरण ट्रेपोनेमा पैलिडम, एसटीडी। और एसटीडी रोग को क्या बोलते हैं, बेनरल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अब है चौथा टाइप, विब्रियो। विब्रियो में आपको पता है कोमा शेप्ड, ये यहाँ पे जैसे ये मान लो ये कोमा है, और यहाँ से एक फ्लैजिला निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, फ्लैजिला। जैसे ये कहीं से भी हो, ये कोमा आकार का, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से नहीं, वैसे ये यहाँ से निकलता है, ठीक है, ठीक है। और इसका उदाहरण विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। और विब्रियो कोलेरी किस बीमारी का बैक्टीरिया, तो हैजा, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेरा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्राइकोलॉजी। बैक्टीरिया में हम एक और पढ़ेंगे, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, इसको भी देखेंगे। पहले हम फ्लैजिला क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है ये, और इस बैक्टीरिया को चलने के लिए जो मदद करता है वो होते हैं फ्लैजिला। क्या होते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला निकले हुए हैं, है ना, ठीक है। अब आगे और फ्लैजिला के बारे में खूब पढ़ेंगे मस्त के। फ्लैजिला के आधार पर देखें तो कितने प्रकार के हैं, ये हैं देखो 6 प्रकार के, ठीक है। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेरिट्राइकस। एट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजिला। एट्राइकस का मतलब नो फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, खाली ये बैक्टीरिया, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं दिख रहा है ना, ये बैक्टीरिया गोल हो सकता है, ठीक है, कोमा के आकार का हुआ, या फिर कैसे भी रॉड शेप हो जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा, वो पास्टिस। उदाहरण इसका पास्टुरेला पेस्टिस। और पास्टुरेला पेस्टिस से कौन सी बीमारी होती है, प्लेग। और इस पास्टुरेला पेस्टिस को एक और नाम से जानते हैं, वो है यर्सीनिया पेस्टिस। कौन सा है, यर्सीनिया पेस्टिस। अब है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला होगा, क्या होगा, सिंगल फ्लैजिला होगा। और जो भी कितने एंड पे होगा, एक ही एंड पे, एक ही फ्लैजिला तो एक ही एंड पे होगा, सीधी सी बात है। जैसे विब्रियो का है, अभी पढ़ा विब्रियो में यो कोमा, और इधर से एक फ्लैजिला निकाल दिया, क्या, जैसे ये है और एक इधर से एक फ्लैजिला निकाल देते हैं, तो वो है क्या, मोनोट्राइकस। जैसे विब्रियो है, इसका उदाहरण, एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है। अब है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला हो, दो फ्लैजिला नहीं होनी चाहिए, दोनों सिरे पर होने चाहिए, लेकिन एक एक फ्लैजिला होनी चाहिए। कई किताबों में ये इस तरह से दिखाते हैं इसको, जैसे ये दो सिरे हैं, और इधर भी इधर भी इधर भी 3-4, इधर भी इधर भी इधर 3-4, तो ये जो स्थिति है ये होती है लोफोट्राइकस में, ठीक है, याद रखना। एम्फीट्राइकस का दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला याद रखना, और इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोमोनास, ये उदाहरण याद रखें।
अब है लॉफोट्राइकस। लॉफोट्राइकस का मतलब है कि फ्लैजिला का गुच्छा होना चाहिए और दोनों सिरों पर होना चाहिए, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच, ऐसे टफ्ट बोलते हैं फ्लैजिला के लिए। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ये आपको याद रखें, गुच्छा होना चाहिए फ्लैजिला का, दोनों सिरों पर होना चाहिए, एक सिरे पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे साहब कि जैसे ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, अब इस पर अगर दोनों बगल गुच्छा है, दोनों बगल ये, तो है लॉफोट्राइकस, जिसके उदाहरण है ट्रेपोनेमा पैलिडम और स्पाइरलम बोलेंटस। लेकिन अगर ये स्थिति हो, और एक स्थिति ये है, एक ये बैक्टीरिया इसके इधर और इसके इधर, तो ये एम्फीट्राइकस है। एक स्थिति ऐसी हो कि ये है और एक ये है, तो ये वन एंड पर, वन सिरे पर कौन सा है? मोनोट्राइकस। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो, मान लो ये है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये है कौन सा? एम्फीट्राइकस। ऊपर ये एम्फीट्राइकस नाइट्रोसोमोनास। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी हो कि एक सिरे पर ये गुच्छे हैं, ये, तो ये क्या है? तो ये है सिफेलोट्राइकस। ये दिया हुआ है सिफेलोट्राइकस, केवल एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा हो। ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो कि ये है कोई बैक्टीरिया, उसके चारों बगल ये, इसके चारों बगल क्या हो? फ्लैजिला हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। कौन सी? पेरिट्राइकस। फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। इसके उदाहरण है इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी। इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी। इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी। अब जैसे देखते हैं, मान लो कि अगर ये स्थिति हो, जैसे ये और इस पर कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन है? एट्राइकस। कौन सी? एट्राइकस। ठीक है। अगर एक कंडीशन ऐसी हो, ये है कोई बैक्टीरिया और इसके एक साइड में फ्लैजिला हो, तो ये क्या है? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। अगर एक स्थिति ऐसी हो, ये कोई बैक्टीरिया है, इसके एक साइड में इधर हो और एक दूसरी साइड भी हो, तो इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। ठीक है। अगर एक स्थिति ऐसी आए कि ये है और इसके एक सिरे पर गुच्छा हो, इसका फ्लैजिला का गुच्छा हो, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो, तो इसको क्या बोलते हैं? तो सिफेलो। क्या बोलते हैं? सिफेलो। यानी सिफेलो का मतलब होता है सिर, और एक सिर वो होता है जिसपे हम कोई विशेष पहचान रखते हैं, विशेष उसकी विशेषता होती है कोई भी अलग। तो ये इसकी विशेषता एक सिरे की कि इस पे एक पे गुच्छा है, एक पे नहीं है, तो जो जिस पे गुच्छा है उसको सिफेलो। ठीक है। एक अगर स्थिति ऐसी आए, ये कोई भी बैक्टीरिया है और इस पर इधर भी बहुत सारे हों और इधर भी हों, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लॉफोट्राइकस। ठीक है, लॉफोट्राइकस। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बैक्टीरिया है, इसके चारों बगल फ्लैजिला हो, इसको क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। जिसके चारों हो, पेरी यानी चारों बगल, पेरिट्राइकस। अब इस तरह से 6 हैं। एट्राइकस, और एट्राइकस का जो उदाहरण है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। इसके मोनोट्राइकस है, मोनोट्राइकस का है क्या? एक तो है विब्रियो, यानी कोमा के जो आकार का है उसे यहाँ से ये निकली रहती है विब्रियो। एक स्यूडोमोनास। क्या है? एक स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास याद रखना है। एक है एम्फीट्राइकस, जिसकी एक इधर है एक इधर है। एम्फीट्राइकस का उदाहरण नाइट्रोसोमोनास, और उदाहरण पेरिट्राइकस के इकोलाई और साल्मोनेला टाइफी, और सिफेलो के या इसके लोकोट्राइकस, लोफोट्राइकस के हैं जो ये है स्पाइरलम, इसके हैं क्या? इसका है ट्रेपोनेमा पैलिडम, जिसमें स्पाइरल आकार के हैं। स्पाइरल का आकार होता है ये और यहाँ से ये निकाल दिए ये, और ये। ठीक है, ये स्पाइरल, ये क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा। ठीक है, पैलिडम। अब चलते हैं आगे। ये है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज़ है, अगर ये जो स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो बैक्टीरिया समझ में आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन तो सब दुनिया करेगी, लेकिन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। और पिछली बार बैक्टीरिया से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो शायद 2026 के सेकंड ग्रेड में बैक्टीरिया से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, रोग वोग तो आए होंगे, इतना याद नहीं है, लेकिन ढंग का क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहा होगा
सबसे पहले शुरू में अंदर से अगर देखें तो, या फिर बाहर से देखें तो जो बाहर सबसे बाहर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें जो सबसे बाहर का जो दल होता है वो सबसे परिदल होता है, यानी सबसे बाहर फूल के बाहर जो संरचना पाई जाती है फूल में, उसको कैलिक्स बोलते हैं। उससे भीतर कोरोला बोलते हैं, फिर एंडोसियम और गाइनोसियम ये आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी संरचना है वो होती है कैलिक्स। इसमें बैक्टीरिया में जो सबसे बाहरी संरचना है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर उससे थोड़ा अंदर चलते हैं तो वो है सेल वॉल। ये है सेल वॉल, कौन सी? ये बाहर की, ये है सेल वॉल, ये जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर की जो संरचना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर इनफोल्डिंग हो रही है, और इस इनफोल्डिंग से ये इनफोल्डिंग हो रही है, इस इनफोल्डिंग से जो संरचना बन रही है उसे बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। अच्छा, मीजोसोम क्या करते हैं? तो जो हमारे शरीर में यानी यूकेरियोटिक कोशिका के शरीर में ईटीएस का चक्र चलता है, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं ईटीएस, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम बैक्टीरिया में क्या करता है? मीजोसोम। यानी मीजोसोम क्या है? एनालॉगस है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम आपको एग्जाम में एवोल्यूशन के जो चैप्टर है उसमें दिया जाए और पूछ लिया जाए किस तरीके का और विकास से किस तरीके का एवोल्यूशन है, तो एनालॉगस, ठीक है। क्योंकि इनके फंक्शन सेम है जबकि ओरिजिन अलग अलग है, और जब फंक्शन सेम हो ओरिजिन अलग अलग हो वो होता है एनालॉगस। अगर फंक्शन अलग अलग है ओरिजिन सेम है वो है होमोलॉगस, ठीक है। अब आता है इसमें अंदर जो संरचना है वो क्या है। तो एक तो ऊपर दिख रही है इंक्लूजन बॉडी। क्या है? इंक्लूजन बॉडी। ये जो डॉट 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 है ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस आपको दिख रहा है ये केवल पॉइंट है, ग्रेन्यूल्स हैं, इसके अंदर कोई बाहरी मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं है, इसलिए इसको नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस यानी बिना झिल्ली की कोई संरचना है, ठीक है। फिर है मेन जीनोम। ये क्या है? जीनोम, ये बड़ा जीनोम है। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, ये देखिए ये वृत्ताकार है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड हैं और दोनों सर्कुलर हैं, ये इस टाइप से है, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, और क्या है? डीएनए, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबोस शर्करा, ये आप सब जानते हैं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको चलता हूँ। और जो मेन जीनोम है ये, इसमें कोई सेंटर तो है नहीं, केंद्रक तो है नहीं, तो केंद्रक नहीं है, और ये इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड केंद्र काव, क्या बोलते हैं? केंद्र काव हिंदी में, और इसको वैसे बोलते हैं जीनोफोर। आपसे पूछा जा सकता है जीनोफोर क्या है, तो आपको बोलना है बिना झिल्ली का केंद्रक, कुल मिलाकर केंद्रकाव, न्यूक्लियोइड, मेन जीनोम, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यह ऐसे पूछा जाता है जीनोफोर संरचना किसमें पाई जाती है, तो यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स इसका उत्तर है, ठीक है। नीचे इसके नीचे अगर देखें तो संरचना है एक प्लाज्मिड की। ये प्लाज्मिड क्या होता है? जैसे ये मेन जीनोम है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके अलावा यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। यानी मेन जीनोम से अलग अगर कहीं पे डीएनए है वो प्लाज्मिड का फॉर्म है, ठीक है। और प्लाज्मिड के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। फिर देखते हैं उसके नीचे जो संरचना है पॉलीराइबोसोम। ये जो संरचना है वो है पॉलीराइबोसोम, यानी राइबोसोम की एक चेन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? राइबोसोम की एक चेन बनी हुई है, ऐसे राइबोसोम की एक चेन है, और चेन किससे जुड़ी होती है? एमआरएनए से जुड़ी हुई है। किससे? एमआरएनए से जुड़ी हुई चेन है। ये जो पॉलीराइबोसोम की स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिलती है? इसको पॉलीसोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इसमें 70 एस राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70 एस राइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम ये स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट्स में मिलती है। किसमें मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो संरचना मिलती है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। कौन सी होती है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन मतलब ये इकाई है किसकी? डीएनए की, है ना। जीन मतलब जेनेटिक मटेरियल की यूनिट मान सकते हैं इसको। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, इसलिए मोनोसोम पाया जाता है, ऐसी कोई चेन नहीं पाई जाती। याद रखना है आपको कि पॉलीराइबोसोम कहाँ होता है? प्रोकैरियोट्स में। पी से पॉलीराइबोसोम और पी से प्रोकैरियोट्स, ठीक है। पॉलीसोम भी बोलते हैं इसको। अब चलते हैं आगे, एक संरचना और है इसमें,
ये आपको जो सरफेस से ये 3 संरचना दिखी हुई है, निकली हुई, एक ये, एक ये, एक ये, 3 है। जिसमें पहली है फ्लैजिला, कौन सी है? पहली, जो सबसे बड़ी दिख रही है आपको, ये फ्लैजिला है। फिर उससे थोड़ी सी छोटी है वो पिली, और जो सबसे छोटी होती है उसको फिमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिमरी। और इन तीनों जो सरफेस से निकली हुई तीनों स्ट्रक्चर हैं फ्लैजिला टाइप की, वो तीनों हैं, उनको बोलते हैं, ये तीनों जो फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं सरफेस अपेंडेज। सरफेस, कौन सी? सरफेस अपेंडेज, सरफेस अपेंडेज, सरफेस अपेंडेजेज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे क्या है। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए से एक साथ कई राइबोसोम बाइंड करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जीन पॉलीसिस्टोनिक होता है। एमआरएनए में कई प्रोटीन के इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। और वैसे सिस्ट्रॉन क्या है? संरचनात्मक इकाई है किसकी? आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, अब है यूकैरियोट्स। मोनोसिस्टोनिक होता है, इसलिए इसमें मोनोसोम होता है, याद रखना, इसकी तुलनात्मक है। बाकी हम बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे हैं, यूकैरियोट्स हम बाद में सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटरनल फोल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम। ये जो अभी बताया कि इसकी जो इंटरनल फोल्डिंग है ये क्या है? मीजोसोम। ठीक है, चलो। बैक्टीरिया में जो सरफेस 3 प्रकार के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा है उसे फ्लैजिला, सबसे छोटा पिली, सबसे छोटा फिमरी। इन तीनों को मिलाकर सरफेस अपेंडेजेज कहते हैं। ये रही, ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये 1 2 3, इसमें जो पहली है सबसे बड़ी वो फ्लैजिला है, ये, और जो उससे छोटा है वो पिली है, और उससे भी छोटा है जो फिमरी है। क्या काम करते हैं ये आगे, और उनको तीनों को मिलाकर सरफेस अपेंडेजेज बोलते हैं। अच्छा ठीक, अब है, हमने जो भी पढ़ा ऊपर ऊपर जो संरचना है, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और इन तीनों को मिलाकर जो बोलते हैं वो है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप यानी सेल का लिफाफा है। इस लिफाफे के बारे में पढ़ेंगे। सेल एनवेलप ये है, ये सेल जो एनवेलप है, इसके 3 भाग हैं, ये ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? जो सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर है। किसकी बनी हुई होती है? तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं ये हम किसमें पढ़ते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, आपने पढ़ रखे होंगे। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, याद रखना है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्या बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप में भी कौन कौन से हैं? एक टाइप है कैप्सूल, एक है स्लैम लेयर। कैप्सूल और स्लैम लेयर में क्या अंतर है? तो कैप्सूल है ये थिक होता है, मोटा होता है, थोड़ा टाइट होता है, टफ होता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा प्रोटेक्शन का काम भी करता है। और जो स्लैम लेयर है वो होती है थिन, पतली, और लूज, थोड़ी ढीली। ठीक है, अब याद रखनी है ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन को बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब है पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड मतलब किस पेप्टाइड बॉन्ड का होते हैं? तो प्रोटीन में होते हैं। और ग्लाइकेन इन कार्बोहाइड्रेट। तो 2 भाग हो गए, पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होते हैं? एमिनो एसिड। तो कितने एमिनो एसिड? 4 से 6 एमिनो एसिड पेप्टाइड में। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें होती है 2 चीज़, नाक और नाम, NAG और NAM। NAG का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAM मतलब एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। आपने सुना होगा कवक की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। आपने सुना होगा आर्थ्रोपोडा, क्या, कॉकरोच की जो गिजार्ड होती है, यानी जो इंटेस्टाइन है, उसमें गिजार्ड नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो पीसने का काम करती है भोजन को। उस गिजार्ड में काइटेनियस स्ट्रक्चर होती है, और वो काइटेन भी किससे बना होता है? NAG से, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का बहुलक है। और काइटिन कहाँ पाया जाता है? जो आपने अर्थवॉर्म पढ़ा है, केंचुआ पढ़ा है, उसकी सीटी पाई जाती है, सीटी में भी काइटिन पाया जाता है। तो ये जो काइटिन है वो किससे बना होता है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से। यहाँ पे हम बहुलक नहीं पढ़ते, केवल NAG और NAM से मिली एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे काइटिन नहीं है। ठीक है, तो काइटिन क्या होता है? NAG का पॉलीमर होता है। फंजाई की सेल वॉल कवक की काइटिन होती है। एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जो बाहर का आवरण है उसमें भी काइटिन होता है। कीट मकोड़े आपने देखे होंगे, उसकी जो बाहरी आवरण है कड़क सा, वो काइटिन का बना होता है। कॉकरोच की गिजार्ड में, अर्थवर्म की सीटी में। तो वो जो बहुलक है उसका जो मोनोमर है, यानी ये क्या है? काइटिन का जो मोनोमर है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। यानी ये काइटिन
किसका बहुलक है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। कैसे भी पूछे काइटिन का मोनोमर क्या है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन किसका बहुमर है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ये म्यूमेरिक एसिड, इनसे जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किस में काम आता है, यानी बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन में ये जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है वो NaGO प्लस NaM ही होता है। ठीक है, अगली बात है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप जहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। जैसे यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी टाइप से बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, याद है। ठीक, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स का जो काम क्या है, तो ये एक तरह से नेम प्लेट है कि बैक्टीरिया के आगे नेम प्लेट लगी हुई है, किस तरीके का बैक्टीरिया है, कौन है, क्या है, यानी पहचान करने, एक दूसरे बैक्टीरिया को आपस में पहचान करने का काम करता है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल मतलब, तो कैप्सूल का मतलब है भाई साहब टफ एंड थिक, और स्लाइम लेयर का मतलब थिन एंड लूज। ठीक है, दूसरी संरचना पड़ी सेल वॉल। सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन मतलब प्रोटीन में क्या होते हैं, एमिनो एसिड। कितने एमिनो एसिड, 4 से 6 एमिनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट NAG प्लस NaM। NAG का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NaM का मतलब एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। फिर कौन सी संरचना है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल किससे, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन। ठीक है भैया, चलो आगे चलो। और एक बात है, जो NAG और NaM किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही जुड़े रहते हैं। जैसे स्टार्च में भी हम देखते हैं, जहाँ पे भी हम जैसे प्रोटीन में हम बॉन्ड देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। जैसे लैक्टोज है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 चीज़ जुड़ी रहती हैं उसमें, वो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड रहते हैं। ऐसे ही क्या है, माल्टोज है, जिसमें 2 ग्लूकोज की संरचना रहती है, अल्फ़ा बीटा 1,4 अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही इसमें है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रखना। अब पढ़ते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल एनवेलप में हम 3 चीज़ पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। अब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया 2 अलग अलग से यहाँ से क्यों पढ़ी, क्योंकि 2 तरीके के बैक्टीरिया पढ़ते हैं। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है, तो कैसे हम पता लगाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम स्टेनिंग द्वारा। अब ये विधि किसने दी थी, तो क्रिश्चियन ग्राम ने। कैसे पता चला, कैसा पता लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो हम इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कैसी होती है। ठीक, देखो तो पहली बात, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है थिक। कैसी है, थिक। थिक मतलब 20 से 80 नैनोमीटर लगभग, याद रखना है, याद रह जाए तो। बस ये याद रखना कि कैसी है, मोटी। ठीक, थिक। तो उसका उल्टा है ग्राम नेगेटिव, इसमें कैसी है, थिन। फिर है ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड है, क्योंकि वो पहले ही बहुत मोटी है। जो चीज़ मोटी है वो सिंगल लेयर्ड ही होती है, लेकिन जो चीज़ पतली होती है उसको दोबारा दोबारा तिबारा 3-4 बार भी उसको लपेटा जा सकता है। इसलिए जो डबल लेयर्ड कौन सी है, ग्राम नेगेटिव की है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। ठीक है, कितने परसेंट होता है, 80 से 85%। उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है, होगी तो कितनी परसेंट, 1 या 1.5% होगी, तो बाकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अच्छा, इधर देखें तो जो डबल लेयर्ड है उसमें कौन कौन सी लेयर हैं, तो 2 लेयर हैं। कौन कौन सी, आउटर और इनर। आउटर और इनर, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी लिपोपॉलीसेकेराइड, 80 से 85% लिपोपॉलीसेकेराइड होती है। इनर में क्या होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। उधर 80 से 85% पेप्टिडोग्लाइकेन थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 10 से 20%। ठीक है, याद रखनी है। अगली बात कि ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती है, तो सही बात है। दूसरी बात,
ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में यानी आउटर लेयर में लिपोपॉलीसेकेराइड कितने परसेंट होती है? तो 80 से 85%। ठीक है, ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है यही एक ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है, हानिकारक बनाता है, डिजीज कॉज करने के लिए तैयार करता है। यानी बैक्टीरिया किसी रोग का कारण बनते हैं तो वो किसकी वजह से? लिपोपॉलीसेकेराइड की वजह से है। तो इसका मतलब कि ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन एक तो अपवाद पड़ेंगे जो क्या कर देते हैं? डिजीज कॉज कर देते हैं, बीमारी का कारण बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। अगर आपसे पूछा जाता है ग्राम पॉजिटिव नॉन पैथोजेनिक होते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर पूछा जाए क्या सभी ग्राम पॉजिटिव नॉन पैथोजेनिक होते हैं तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक दो अपवाद हैं जो हम लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखते हैं। ठीक है, अच्छा भाई चलो आगे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि आउटर मेम्ब्रेन है किसकी? ग्राम नेगेटिव की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो पोरीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? पोरीन। पोरीन कौन सी? पोरीन। ये याद, ये लिखा हुआ है पोरीन है, पोरीन है ना, पोरीन प्रोटीन। अच्छा, और इनर मेम्ब्रेन में क्या मिलता है? तो डाई एमिनो पॉमिलिक एसिड, डाई एमिनो पॉमिलिक एसिड, डाई एमिनो पॉमिलिक एसिड। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है आगे कि लिपोपॉलीसेकेराइड के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज करते हैं। ये पेनिसिलिन से डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। अच्छा, इन पे पेनिसिलिन का कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिर पेनिसिलिन किसके लिए सेंसिटिव है? तो ये है ग्राम पॉजिटिव के लिए। अगर आपको कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बीमारी है तो पेनिसिलिन से वो बैक्टीरिया खत्म हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा एसिड पाया जाता है? अगला क्वेश्चन, तो टिकोइक एसिड। कौन सा? टिकोइक एसिड। कौन सा? टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड याद रखना है। अच्छा, और पोरीन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? तो आउटर मेम्ब्रेन में। क्या काम करती है? इसको पोरस बना देती है। पोरस मतलब जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है उसमें छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे। ये बड़े तो देख रहे हैं वैसे होते नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तो बैक्टीरिया, अगर इतना बड़ा बैक्टीरिया होता तो वो फिर बैक्टीरिया मोनेरा वर्ग में नहीं आता, वो कौन से में आता? ऑर्थोपोडा में, क्योंकि इतने बड़े बैक्टीरिया तो कीट ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, वो तो कीट अलग चीज़ है, ऑर्थोपोडा याद रखना। सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेज में क्या पढ़ा? तो सरफेस अपेंडेजेस में हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ी, फ्लैजिला, पिली और फेमरी। अब इनको 2 भागों में कैसे बांटते हैं कि एक तो वह भाग यानी एक तो वह संरचना, वह स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी में रोल प्ले करती है। मोटिलिटी मतलब गति में, एक तरह से हमको गति में सहायता करती है, यानी चलाने में सहायक है, इधर से उधर पहुंचाने में सहायक है, वो है कौन सी? फ्लैजिला। और जो गति में कोई रोल नहीं निभाते हैं वो है कौन से? अगर हमारे शरीर में टांग से बड़ी कोई तीसरी स्ट्रक्चर होती तो हमें चलने में मदद कौन सी करती? वो या टांग? टांग जब हमारी धरती को स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं, तो हम क्या टांग से चलते? तो ऐसी बात है, जब फ्लैजिला सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है तो चलने में भी मदद कौन करेगा? फ्लैजिला। और फ्लैजिला से छोटी संरचना क्या चलने में मदद करेंगी? तो नहीं करेंगी। छोटी संरचना कौन सी है? प्ली और फिमरी, प्ली और फिमरी। अच्छा भैया चलो, प्ली और फिमरी ये लिखेंगे। आपको सुनते जाना है और देखते चलना है, ठीक है। फ्लैजिला कहाँ से अराइज होता है? जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है ये, और यहाँ से फ्लैजिला निकला हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्थान है जहाँ से फ्लैजिला निकला है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। एक बड़ी बात, हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें 9+2 अरेंजमेंट पढ़ते हैं, किन में? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट किसका? माइक्रोट्यूबुल्स का, सूक्ष्म नलिका का अरेंजमेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा यानी बैक्टीरिया में, फ्लैजिला में नहीं होता है। ठीक, कहाँ से निकला रहता है? बेसल बॉडी से, गति में मदद करता है फ्लैजिला। लेकिन मोटिलिटी में रोल कौन नहीं निभाता है? वो है प्ली एंड फिमरी, प्ली एंड फिमरी। अच्छा ठीक भैया, प्ली 2 टाइप की है। खैर ये जो फिमरी है ये भी प्ली का ही प्रकार है। अगर लार्जर है, यानी आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो ये वो है क्या, जैसे ये है मान लो कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर फ्लैजिला, थोड़ी सी दूसरी छोटी क्या है? प्ली, और उससे छोटी
फिमरी, फिमरी। अभी क्यों है? क्योंकि इस हिसाब से जो डिवाइडेशन है कि लार्जर है जो क्या है, पिली है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स पिली, यानी सेक्स में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब, आगे पढ़ेंगे। और अच्छा, स्मॉलर पिली को बोलते हैं इन्फेक्टिव पिली या फिर फिमरी। जो भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उसमें कौन रोल प्ले करता है? तो इन्फेक्टिव पिली। अच्छा, तीसरी बात पढ़ेंगे अब हम कि बेसल बॉडी यानी फ्लैजिला में कौन सी प्रोटीन होती है? तो फ्लैजिलिन, को याद करने की बात नहीं है। किस फॉर्म में होती है? 4+4 में जमी होती है। जैसे ये चार बाहर हैं, ये चार क्या है, बाहर हैं, अंदर छोटे छोटे चार हैं, इस तरह से ऐसे जमी होती है। और स्ट्रक्चर हो सकती है लेकिन पढ़नी नहीं है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है फ्लैजिला, पिलिन प्रोटीन से पिली, और फिम्ब्रिन प्रोटीन से फिम्ब्री। ठीक है, ठीक है। ये जो बेसल बॉडी है ये ग्राम नेगेटिव में कैसी रिंग पाई जाती है इसमें? तो जो रिंगों के नाम हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से याद रखने हैं। LPSM, नाम नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि LPSM रिंग किस बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में मिलती है? ग्राम नेगेटिव की, LPSM। लेकिन केवल SM मिलती हैं, वो ग्राम पॉजिटिव में मिलती हैं। ग्राम पॉजिटिव में कौन सी है? ग्राम पॉजिटिव में है S एंड M। ठीक है, याद रखना है। कॉन्जुगेशन ट्यूब में कौन हेल्प करता है? तो पिली, सेक्स पिली किसे कहते हैं? पिली, इसको लार्जर पिली को, बड़ी को, आपसे लार्जर पिली लिखाओ, सेक्स पिली, पिलीन प्रोटीन होती है कॉन्जुगेशन। लेकिन स्मॉलर पिली को क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव पिली या फिर फिमरी। फिमरी प्रोटीन एक काम क्या करती है? फिमरिन या फिमरी अटैचमेंट का काम करती है। बैक्टीरिया को होस्ट सेल पे बैठने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको पहुंचाने मतलब जमाने के लिए, उस पर टिकने के लिए जो हेल्प करती है वो है, अटैचमेंट के लिए, जुड़ने के लिए जो हेल्प करती है वो है फिमरिन यानी स्मॉलर पिली यानी इन्फेक्टिव पिली। ठीक, ये लिखा हुआ, बड़ी पिली को पिली, छोटी पिली को फिमरी। पिली का काम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना, फिमरिन का काम होता है बैक्टीरिया का अटैचमेंट करना। बड़ी पिली को पिली, छोटी पिली को फिमरी। बैक्टीरिया में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। ग्राम नेगेटिव की रिंग कैसी होती है? कौन कौन सी होती है? LPSM। ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में कौन सी है? केवल S और एंड, केवल S और M। ठीक है। अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगी या मिलती हैं। अच्छा भैया, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? पहली बात तो ये देखो कौन कौन सी है। तो मीजोसोम है, एक गैस वैक्यूल है, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक इंक्लूजन बॉडी है, और एक राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। मीजोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। ये दिखाई थी कैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये स्ट्रक्चर हैं ये ठीक है। और इसके बाहर ये है सेल बॉल, और इसके बाहर ये है क्लाइको कैलिक्स। कौन सी दो समझ में आई? ठीक है। यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस कौन होता है? तो मीजोसोम, क्योंकि इसमें क्या चलता है? ETS। क्या चलता है? ETS। और क्या काम है मीजोसोम के? ये देखो, तो और क्या है? एक तो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। मान लो कोई स्ट्रक्चर ये है, एक तो प्लेन स्ट्रक्चर है, एक उसमें फोल्डिंग हो जाए यूं यूं यूं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा? भाई बढ़ गया, तो इसलिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और DNA रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। और DNA रेप्लिकेशन कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प। और कोई पदार्थ अगर यहाँ से निकलना हो, सीक्रेट करना हो, उसमें भी इसका रोल
होता है किसका, मीजोसोम का। ठीक है भैया। अब पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो जगह मिलेगा, एक तो मेन जीनोम, एक प्लाज्मिड के रूप में। मेन जीनोम में भी सर्कुलर, प्लाज्मिड में भी सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेन जीनोम में, उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन मेन जीनोम में क्या, और ये क्या होता है, नेक्ड होता है। मेन जीनोम क्या होता है, नेक्ड। नेक्ड का मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन से नहीं ढका रहता है, और जब हिस्टोन प्रोटीन से ढका नहीं रहता है तो नेक्ड बोलती है उसको। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होती है। और क्या नाम है इस मेन जीनोम को, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है। अच्छा, अब है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगी, इसलिए याद कर लो भैया। ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेशन का काम भी खुद ही करता है, यानी खुद ही क्या कर देता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमस है, स्वायत्त है ये। तो ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेशन में भी इसका रोल होता है, खुद ही क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। कौन भैया, प्लाज्मिड। ठीक है। अच्छा, अब है राइबोसोम। राइबोसोम मतलब एक तो ये ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर एक चेन की तरह है। ठीक है। और कौन सा राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट्स में, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम की छोटी यूनिट क्या है, 50S और 30S। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, अब एक बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, जो हमने इसे पढ़ी, कैसे कैसे पढ़ी, जैसे ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है। कैसे, ऐसे देख, ऐसे ये पर नहीं डॉट, इस हिसाब से। इसकी कोई मेम्ब्रेन, इसकी कोई मेम्ब्रेन, जैसे ये। अब इसकी कोई मेम्ब्रेन दिख रही है क्या तुम्हें, यो बताओ, यो इसकी कोई ऐसी मेम्ब्रेन है, नहीं है। ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फिर क्या काम करती है, तो ये बैक्टीरिया का फूड है जो इसने स्टोर किया हुआ है, यानी ये है स्टोर्ड फूड ऑफ बैक्टीरिया है। और तो ये जो डॉटेड है, ये किसकी है भैया, ये जो बूंद बूंद सी ये रखी हैं, यूं 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 यूं, ये पड़ा हुआ है ऐसे, क्या है ये, तो ये हैं ग्रेन्यूल्स, किसके, फॉस्फेट के, ग्लाइकोजन के और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के। साइनोबैक्टीरिया में किसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो साइनोफाइसिन के। ठीक है। अब है गैस पैक्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया में होता है, कोई कोई बैक्टीरिया में, जैसे जो पानी में तैरे ज़्यादातर, उनमें कौन सा होता है, गैस पैक्यूल होता है। यानी ये पानी में ये बायोन्सी प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा तैरने में मदद करे नहीं करे, लेकिन ये पूछेगा कि बायोन्सी में हेल्प करता है। बायोन्सी का मतलब है तैरना, उसमें कौन हेल्प करता है, गैस पैक्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया में होता है, सभी में नहीं होता है, जैसे बीजीएम में, पर्पल में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होता है। और सबसे अच्छा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। कौन सा है, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम क्रिस्टियन ने दिया था। बैक्टीरिया, सबसे पहले क्या लेंगे हम, बैक्टीरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बैक्टीरिया ले लेंगे। क्या करेंगे फिर, इनको स्टेनिंग करेंगे, किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ। किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ इनको मिला देंगे। क्या हो जाएगा फिर भैया, तो ऑल बैक्टीरिया बिकम ब्लूइश पर्पल। क्या, ब्लूइश पर्पल। अच्छा, ठीक है। पर्पल कलर के क्या हो गए, ये सभी बैक्टीरिया। अब इसमें डालेंगे हम के आई सॉल्यूशन। के आई सॉल्यूशन किसके रूप में डालेंगे, हम मॉर्डेंट के रूप में, जो हम इस तरह सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। बीच में उस सॉल्यूशन का क्या नाम देते हैं, मॉर्डेंट। के आई सॉल्यूशन मतलब पोटेशियम आयोडाइड। इसको हमने दूसरे स्टेप में बैक्टीरिया में मिला दिया। अब क्या हो गया साहब, तो जो स्टेनिंग हुआ था वो पर्पल कलर का, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी फिक्सिंग ऑफ स्टेन। ठीक है। अब दो प्रकार का काम करेंगे, होंगे दो तरीके से बढ़ जाएंगे। कब, जब हम उसमें स्टेप थर्ड में क्या, उनको क्या करेंगे, डीकलराइजर यानी कलर को उड़ाने की कोशिश करेंगे। और उसमें क्या मिलाएंगे, एल्कोहल और एसीटोन। एल्कोहल और एसीटोन, एल्कोहल और एसीटोन किसके रूप में, ग्राम डीकलराइजर के रूप में। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया का कलर उड़ जाएगा और कुछ पे नहीं उड़ेगा। तो जिन पे से उड़ गया, यानी स्टेन रिमूव
तो इन पर रेड कलर के हैं, नहीं स्ट्रेन रिमूव हो गया, क्या है देखिए, तो ये तो हो जाते हैं क्या, ग्राम नेगेटिव, और स्ट्रेन रिटर्न वाले ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब हम डालते हैं काउंटर स्ट्रेन। क्या डालते हैं, काउंटर स्ट्रेन। और काउंटर स्ट्रेनिंग में क्या होता है, सेफ्रेनिन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सेफ्रेनिन। और सेफ्रेनिन मिलाने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो रेड कलर का हो जाता है, और ग्राम पॉजिटिव है नॉट अफेक्टेड बाई काउंटर स्ट्रेन। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाई काउंटर स्ट्रेन। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम यहीं तक देखेंगे, अगली लेक्चर में इससे आगे के जो भी टॉपिक हैं वो पूरे खींच देंगे। धन्यवाद। ठीक हम ठीकानी सब।